यूपीएससी पीटी में प्रश्न पूछा गया था कि मानव निर्मित या कृत्रिम आर्द्रभूमि कौन सी है। और अभी लास्ट टाइम प्रश्न पूछा गया था, 3-4 आर्द्रभूमियों के नाम दिए गए थे और उनको मिलान करने के लिए बोला गया था। तो यानी अपन बोल सकते हैं पीवाईक्यू को विश्लेषण करने के बाद कि आर्द्रभूमि से यूपीएससी हर 1-2 साल में प्रश्न पूछती ही रहती है। तो यदि आपको पीटी ओरिएंटेड पढ़ना है केवल, तो आर्द्रभूमि टॉपिक पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले अपन आर्द्रभूमि के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ये कुल कितने क्षेत्र पर फैले हुए हैं आर्द्रभूमि? 18.4% क्षेत्रफल पर है। जितना कुल स्थल है ना, उसमें से 18.4% क्षेत्र पर फैले हुए हैं। एक बात ध्यान रखना, इसमें से जो 70% क्षेत्र है, कुल जितनी आर्द्रभूमियाँ हैं ना, उनमें से 70% क्षेत्रफल धान की जो खेती की जाती है, धान की खेती, वो वाली आर्द्रभूमि है। आपको पता होगा कि जहाँ पर धान की खेती की जाती है उनको भी आर्द्रभूमियों के रूप में गिना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना। यदि आप कृषि से रिलेटेड कोई मेंस में प्रश्न आ गया जहाँ पर आप आर्द्रभूमि का मेंशन कर सकते हो, तो ये फैक्ट आप मेंशन कर सकते हो। पृथ्वी की किडनियाँ, देखो मानव को किडनियों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पृथ्वी की किडनियाँ भी होती हैं। और पृथ्वी की किडनियाँ क्या होती हैं? आर्द्रभूमि। ये क्या होती हैं? पृथ्वी की किडनियाँ। अच्छा, इनको पृथ्वी की किडनियाँ क्यों बोलते हैं? देखो मानव की किडनियाँ क्या काम करती है? वो अपने रक्त को और इनको साफ करती रहती है ना, या मतलब जो भी अपने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालती है। तो इसी प्रकार पृथ्वी की किडनियाँ क्या होती हैं? आर्द्रभूमि। तो ये क्या कार्य करती है? देखो, ये जल का पृथक्करण करती है। जो जल होता है उसका पृथक्करण करती है। इनमें कार्बन सिंक होता है, मतलब बहुत अत्यधिक मात्रा में कार्बन का सिंक करते हैं। और मृदा का स्थिरीकरण करती हैं, मृदा का स्थिरीकरण करती हैं। इस कारण इनको पृथ्वी की किडनियाँ कहा जाता है। अच्छा, आर्द्रभूमि होती क्या है? शायद आप में से बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि आर्द्रभूमि होती क्या है। देखो, जलीय और जो स्थलीय क्षेत्र होता है, मैंने पिछले बार ये टॉपिक में बताया था, जब पारितंत्र वगैरह या इन्वायरमेंट का जो पहला टॉपिक बात करी थी तब बताया था। जो जलीय और स्थलीय क्षेत्र होता है, इनके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, अच्छा, दो पारितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या बोलते हैं? इकोटोन। इकोटोन एज इफेक्ट ये सब इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया है। तो जलीय और स्थलीय जो पारितंत्र होते हैं, उनका जो संक्रमण क्षेत्र होता है, जहाँ पर मतलब जल और स्थल दोनों मौजूद होते हैं, उसको आर्द्रभूमि बोलते हैं। तो कौन कौन से हुए? दलदल वाला क्षेत्र हुआ, कच्छ वाला क्षेत्र हुआ जो गुजरात में पाया जाता है, पीठभूमि, झीलें, नदियाँ, मैंग्रोव वाले क्षेत्र, परवाल भीतियाँ, मछली का कोई तालाब हुआ जहाँ पर मछली पालन की जाती है, मछली तालाब, धान की खेती, जहाँ पर धान की खेती की जाती है, धान के खेत। धान के खेत के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बताया था कि ये कुल आर्द्रभूमि के 70% क्षेत्र में फैले हुए हैं। एक बात ध्यान रखना, इसमें समुद्री क्षेत्र भी आता है। तो क्या पूरा समुद्री क्षेत्र? यदि पूरा समुद्री क्षेत्र आएगा तो अभी क्या बोल रहा था मैंने, टोटल आर्द्रभूमि कितनी है? 18%। यदि पूरा समुद्री क्षेत्र आया तो टोटल समुद्री क्षेत्र तो कितना होता है? 70% क्षेत्र तो समुद्री है ना, तो फिर केवल 18% हो जाएगा। देखो, समुद्र का केवल वो क्षेत्र ही आता है जहाँ पर जब निम्न ज्वार आता है ना समुद्र में, तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो? 6 मीटर, यानी मैक्सिमम 6 मीटर तक आता है। निम्न ज्वार के समय जो गहराई होगी ना, गहराई 6 मीटर तक होनी चाहिए। कब? ज्वार के समय। तो ध्यान रखना कौन सा क्षेत्र होता है, तो ये ध्यान रखना समुद्री क्षेत्र में कौन सा, जब निम्न ज्वार आता है उसके समय जो मैक्सिमम गहराई 6 मीटर की होनी चाहिए। अब आर्द्रभूमियों का महत्व क्या क्या होता है? देखो, तभी अपन किसी चीज़ का संरक्षण कर पाएंगे या उसको बचा पाएंगे जब अपने को उसका महत्व पता हो। बिना महत्व के अपन कोई भी कार्य करते नहीं है। यदि कोई चीज़ अपने लिए महत्वपूर्ण है
तभी जैसे पीटी के लिए आर्द्र भूमि इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो अपन इसको पढ़ रहे हैं ना। इसी प्रकार आर्द्र भूमि का क्या क्या महत्व है? एक तो जल शोधन करती है, बाढ़ का नियंत्रण करती है। जो ये संक्रमण क्षेत्र होता है ना, ये बाढ़ का नियंत्रण करता है। जैसे जल वाला जो क्षेत्र जल से जो तरंगें आ रही हैं वो यहाँ पर आके थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, तो बाढ़ का नियंत्रण करती है। जैव विविधता गढ़ होता है। ध्यान रखना, आर्द्र भूमि में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का गढ़ होता है। जितनी भी ज्ञात जो जैव विविधता है ना, ज्ञात जैव विविधता, उसका 40% तो इन्हीं आर्द्र भूमि में पाया जाता है। जितनी कुल प्रजाति है ना, जितनी प्रजातियों के बारे में अपन जानते हैं, उसका 40% से इसी में पाया जाता है, आर्द्र भूमि में। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। कार्बन का सिंक करती है। जो पीठ भूमि होती है ना, पीठ भूमि, आर्द्र भूमि में जो पीठ भूमि होती है ना, वो जंगलों से भी ज़्यादा, अपन बोलते हैं ना जंगल क्या काम आते हैं, ये कार्बन का सिंक करते हैं। ये जंगलों से भी ज़्यादा 2x यानी 2 गुना पीठ भूमियाँ कार्बन का सिंक करती हैं, ध्यान रखना। और कुल ध्यान रखना, 2 गुना तो करती हैं, और लेकिन कुल है कितने क्षेत्र पर? केवल ये 3% क्षेत्र पर है, और 2 गुना कार्बन का सिंक करती हैं। ध्यान रखना। महत्व समझ में आया ना कि आर्द्र भूमि में क्या क्या महत्व है? जल का शोधन करती है, बाढ़ नियंत्रण करती है, जैव विविधता का गढ़ होती है, ये कार्बन सिंक करती है, और आजीविका भी तो होती है ना। जैसे अपन अभी बात की है कि धान के क्षेत्र यानी आजीविका वाला हो गया, मछली के जो तालाब हो गया, तो आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। इनको बचाने के लिए अब इनमें जो संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो इनको बचाने के लिए एक कन्वेंशन हुआ था, यानी कुछ आपस में देश मिलके एक सम्मेलन किए। तो उस सम्मेलन क्या बोलते हैं? रामसर कन्वेंशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है रामसर कन्वेंशन। ये कब हुआ था? 1971। रामसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ईरान के रामसर शहर में हुआ था। रामसर शहर था कहाँ का? ईरान का, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। ये लागू कब हुआ था? ये 1975 में लागू हुआ था। क्या ये बाध्यकारी है? बाध्यकारी नहीं है, बिल्कुल बाध्यकारी नहीं है। तो फिर इसका ये बाध्यकारी नहीं है, तो तब इसका फ़ायदा क्या होगा? देखो, इसका ये फ़ायदा है कि ये बुद्धिमानी आर्द्र भूमि का उपयोग करने की परमिशन देता है कि हाँ, आर्द्र भूमि का उपयोग तो करो, क्योंकि आजीविका का स्रोत है और धान की खेती वगैरह होती है इससे। लेकिन इनका उपयोग किस तरह से करना है? बुद्धिमान पूर्वक कराओ, ताकि अपन अपना खुद का तो विकास कर सकें, अपना तो विकास हो सके, लेकिन सतत विकास भी होता रहे। अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपन आर्द्र भूमि छोड़ के जाएँ, इसलिए सतत विकास के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग करना है और इनको संरक्षण करना है। ये इस संबंध में एक रिकॉर्ड बनाता है, मतलब रिकॉर्ड बनाता है, जिसमें जो भी आर्द्र भूमि संकटग्रस्त है ना, उनको उसमें शामिल करता है। जैसे ही कोई भी आर्द्र भूमि इसमें शामिल हो गई, संकटग्रस्त आर्द्र भूमि शामिल हो गई, तो उसका संरक्षण के लिए सरकार भी उपाय करने लगती है, और ये संस्था भी उपाय के कुछ सुझाव देने लगती है। तो रामसर कन्वेंशन का एक रिकॉर्ड जारी होता है, वो क्या है? मॉन्ट्रो रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है? जो भी खतरे की जो आर्द्र भूमि होती है, कौन सी आर्द्र भूमि है? जो खतरे में होती हैं, उनमें इनको शामिल किया जाता है, ताकि समय पर इनका संरक्षण किया जा सके। क्या भारत की कोई आर्द्र भूमि ऐसी है जो संकटग्रस्त है? हाँ, भारत में पहले 3 थी, लेकिन अब केवल 2 हैं। कौन कौन सी हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, ये संकट में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जल की कमी की वजह से संकट में आ रहा है। जल की कमी हो रही है, ये सूख रहा है, तो इस कारण इसको मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। दूसरा कौन सा है? लोकटक झील। लोकटक झील, इसकी कोई एक खास विशेषता है जो केवल यहीं पर पाई जाती है। डांसिंग डियर याद आया? और दूसरा एक फ्यूमडी पाई जाती है यहाँ पर। इसमें जो ये फ्यूमडी, आपको ये पता हो तो मैंने पिछले वाले टॉपिक में बताया था कि ये जो लोकटक झील है,
ये भी संकटग्रस्त हो रही है। सुपोषण वाले टॉपिक में, हाँ याद है, सुपोषण वाले टॉपिक में मैंने लोकटक झील के बारे में बताया था, और लोकटक झील में एक फिल्टर का सिस्टम भी लगाया गया था ताकि इस झील को सफाई करते रहे, ताकि सुपोषण की जो स्थिति बनी हुई है वो ना बने। आपने यदि वो पीछे वाला टॉपिक देखा होगा सुपोषण वाला, तो आपको ये याद होगा। अच्छा, दो तो ये शामिल है, तो एक वो तीसरी कौन सी थी जिसको अब हटा दिया गया? तीसरी थी चिल्का झील। चिल्का झील इसको 2002 में वापस हटा दिया गया, क्योंकि ये संकटग्रस्त थी, लेकिन इसके संरक्षण का उपाय किया गया और ये संकटग्रस्त से मुक्त हो गई, इस कारण इसको हटा दिया गया। अब ध्यान रखना, केवल दो हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील। रामसर साइट कौन कौन सी है? भारत में कितनी रामसर स्थल है? देखो ये बदलते रहते हैं हमेशा। जो रामसर स्थल है ये सब बदलते रहते हैं, इसलिए इनको अभी जो आंकड़ा है वो सितंबर 2025 का मेरे पास आंकड़ा है, उसके अनुसार 94 भारत में 94 रामसर स्थल है। आपको क्या सभी याद करने की जरूरत है? बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। अपने को पीटी और यूपीएससी पास करनी है, कोई रामसर स्थल का विशेषज्ञ नहीं बनना। बस कुछ इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ध्यान रखना, और अपन पीटी के टाइम में, पीटी से 1-2 महीने पहले देख लेंगे कि अभी वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं, और जो नए यदि कोई नया जोड़ा गया है तो वो कौन कौन से नए जोड़े गए हैं उनको अपन देख लेंगे, ताकि यदि पीटी में कोई उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया तो अपन उसको सही करके आ जाए। 94। अच्छा, सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पर है? भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में पाया जाता है। कितने तमिलनाडु में? 20। दूसरे नंबर पर यूपी में सर्वाधिक है। तो ध्यान रखना, रामसर स्थल सर्वाधिक कहाँ पर है? तमिलनाडु में, उसके बाद यूपी के अंदर। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट रामसर स्थल के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा इनके बेसिक में यदि पता होगा तो यदि पीटी में कोई पर्सन आया तो अपन उसको अटेंड कर सकें। जैसे पीटी में लास्ट ईयर आए हुए हैं कि जैसे मानव निर्मित या कृत्रिम आर्द्रभूमि कौन सी है, और मिलान करने को लेकर लास्ट ईयर आया था, तो इनके बारे में कुछ के बारे में देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ताकि यदि ऑप्शन में यदि वो आया आर्द्रभूमि तो अपन पर्सन को अटेंड कर पाएँ। और बाकी अपन देख लेंगे जब पीटी के समय में जो करंट पीटी 365 आएगी विजन की, उसमें से कौन कौन सी दे रखी है नई वाली, वो सब देख लेंगे। तो इम्पोर्टेंट के बारे में बात करते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैंने बात बताई दिया, ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मॉन्ट्री गोड में शामिल है। लोकटक झील के बारे में मैंने बता दिया। सुंदरबन आर्द्रभूमि, जहाँ पर सबसे सर्वाधिक मैंग्रोव पाए जाते हैं, सुंदरबन, यहाँ पर सर्वाधिक मैंग्रोव पाए जाते हैं, ध्यान रखना। वुलर झील कहाँ पर है? वुलर झील जम्मू कश्मीर में। ये भारत के सबसे मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और इसका निर्माण कैसे? अच्छा, वुलर झील का निर्माण कैसे हुआ था? ये टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण इसका निर्माण हुआ, ध्यान रखना, टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सर्वाधिक मैंग्रोव तो सुंदरबन पाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद कहाँ पर पाए जाते हैं? याद हो तो आपको मैंने बताया था, भीतरकनिका नेशनल पार्क में मैंग्रोव। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? ओडिशा नेशनल पार्क, यहाँ पर दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मैंग्रोव पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ की एक बहुत ही खास विशेषता है, यहाँ पर जो खारे पानी के जो मगरमच्छ होते हैं ना, खारे पानी के मगरमच्छ, ये वहाँ पर अपने अंडे देते हैं, यानी खारे पानी के मगरमच्छों का अरीवाड़ा है, ध्यान रखना, इनका प्रजनन स्थान है। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट आर्द्रभूमि देखे तो जैसे कमरताल कहाँ पर है? ये बिहार में है। इसकी खास विशेषता क्या है? ये ओक्सबो झील है। ओक्सबो झील क्या होती है पता है क्या? ओक्सबो झील है। ओक्सबो झील क्या होती है? ये नदी का जो विसर्प होता है ना, नदी का विसर्प होता है, ये कोई अपनी नदी आ रही है,
फिर इसके और ज़्यादा अवसाद के कारण ये बंद होता जाता है, इसका मुहाना बंद हो जाता है और ये अलग से नदी बन जाती है। अपने आप याद होगा, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, 6th क्लास की एनसीईआरटी में बच्चों में वो। तो नदी विसर्ग के कारण निर्माण होता है इसका। ओस्मो झील क्या होती है? नदी विसर्ग के कारण इसका निर्माण हुआ है। और कौन सी है? कमरताल। जो प्योंगयांग त्सो आर्द्रभूमि, आपको इसके बारे में पता है ना? भारत और चीन का विवाद है यहाँ पर, इंडिया और चाइना का यहाँ पर विवाद है लद्दाख में। 2020 में काफ़ी चर्चा में थी, ध्यान रखना। उस टाइम शायद पीटी में पर्सन भी आया हुआ होगा इससे रिलेटेड। और कमरताल हो गई, प्योंगयांग त्सो हो गई। अच्छा, सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन सी है? रेणुका आर्द्रभूमि। रेणुका आर्द्रभूमि कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये सबसे छोटी है। पुलिकट झील, यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी आते हैं वो आते हैं, जिसमें एक पक्षी का नाम फेमस है, फ्लेमिंगो पक्षी। अच्छा, मैंने जो शुरू में प्रश्न बताया था कि जो मानव निर्मित जो झील है, जो मानव निर्मित जो आर्द्रभूमि है, वो कौन सी आर्द्रभूमि है? हरी की आर्द्रभूमि। हरी की आर्द्रभूमि ये कहाँ पर है? पंजाब में, ध्यान रखना, पंजाब में। और ये मानव निर्मित है, मानव निर्मित है। ये ब्यास और सतलुज नदी है ना, इसके संगम पर है यहाँ पर। ओके, तो मतलब जो अपने पीटी के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं बेसिकली। अच्छा, ये पीटी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इन ऑप्शन में आ सकता है। इनमें इम्पोर्टेंट कौन सी होंगी? जो करंट में जोड़ी गई हैं, रामसर साइट जो जोड़ी गई है। तो 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, तो उस टाइम नई जोड़ी जाती हैं। तो आपको करंट में देखना है, पीटी से 1-2 महीने पहले देख लेना है, क्योंकि पर्सन अपना जो पेपर तैयार होता है वो मार्च लास्ट तक तैयार होता है। तो उस टाइम जो भी कोई करंट में थी, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी करंट में है, क्यों, किस कारण से करंट में है। तो अपना क्या क्या हो गया, आर्द्रभूमि की महत्व क्या क्या है, और रामसर कन्वेंशन के बारे में हो गया, और मॉन्ट्रो रिकॉर्ड होता है वो क्या है। अब इनका संरक्षण किस प्रकार किया जा रहा है आर्द्रभूमि में, कौन कौन से कानून बने हुए हैं, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इससे जो पीटी से पर्सन पूछ सकता है। एक मैं बताऊंगा कि ये पर्सन पूछने की संभावना हो सकती है, क्योंकि वो लेटेस्ट अपडेट हुआ था। भारतीय संरक्षण के उपाय देखते हैं। भारतीय संरक्षण के उपाय। अच्छा, कोई इसके रिलेटेड कानून कौन सा बना हुआ है भारत में? देखो, इससे रिलेटेड पहले कानून बना था राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम। ये आर्द्रभूमियों को बचाने के लिए पहला कार्यक्रम था। इसकी शॉर्ट फॉर्म है NWCP। और ये कब आया था? ये आया था 1985-86 में। अच्छा, इसके बाद एक नया कानून 2015 में आया है, जिसमें NWCP जो आर्द्रभूमियों के लिए है, और दूसरा जो NLCP है जो झीलों के लिए है, उन दोनों को इसमें शामिल कर दिया गया। तो वो उसका क्या नाम है? जलीय पारिस्थितिकी, जो पूरे संपूर्ण जलीय पारिस्थितिकी के लिए आया था, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण के लिए, ताकि दोनों का सबका संरक्षण एक साथ हो सके। पहले अलग अलग संरक्षण का कार्यक्रम चलता था, अब इनको एक जगह कर दिए, ताकि समय और संसाधनों का बंटवारा ज़्यादा ना हो। संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना पूरे जलीय पारितंत्र के लिए एक ही योजना बना दी गई है, NPCA। ये कब आई थी? 2015 में। इसमें क्या किया गया? इसमें जो NWCP है, यानी जो आर्द्रभूमियों के लिए है, और दूसरा जो NLCP, ये किसके लिए है? ये झीलों के लिए है। इन दोनों को एक जगह शामिल करके इसी में मर्ज कर दिया गया, ध्यान रखना, ताकि एकीकृत रूप से प्रबंधन किया जा सके। एकीकृत बेसिन प्रबंधन के लिए।
देखो अलग अलग प्रबंधन करेंगे, अलग ये संस्था अलग काम करेगी, ये संस्था अलग काम करेगी, झीलों के लिए अलग काम करेंगे, आर्द्रभूमियों के लिए अलग काम करेंगे, तो संसाधनों का बंटवारा हो जाएगा। यदि एक जगह ही कर दिया जाए तो सबको एक साथ ही ध्यान में रख के, पूरा जलीय पारितंत्र को एक साथ ध्यान में रख के अपन उनके संरक्षण के लिए उपाय कर सकते हैं। अच्छा, आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए एक प्रबंधन और नियम 2017 में एक और आया था। एक सबसे इम्पोर्टेंट, अभी जो जिसके बारे में बताया था, पीटी से पूछ सकता है वगैरह, तो भारत की आर्द्रभूमि संरक्षण और, अच्छा, आर्द्रभूमि कौन सी होगी इसका निर्धारण कौन करेगा? केंद्र सरकार करती है या राज्य सरकार? किसको आर्द्रभूमि घोषित करें या किसको नहीं करेंगे, इसका निर्णय कौन लेता है? देखो पहले तो केंद्र सरकार लेती थी, लेकिन बाद में क्या, ये जिम्मेदारी किसको दे दी गई? राज्यों को जिम्मेदारी दे दी गई आर्द्रभूमि की पहचान की। आर्द्रभूमि, इसकी पहचान कौन करेगा? ये राज्य सरकार को दे दिया गया है, राज्यों को दे दी गई है। इसमें कुछ आर्द्रभूमियों को, जो अपने बात की थी, आर्द्रभूमियों में झील होता है, धान के खेत होते हैं और दलदल क्षेत्र होता है, पीठभूमि होती है, इनमें से कुछ को हटा दिया है। कौन कौन सी को हटा दिया? जो बेक वाटर होता है, ध्यान रखना 2017 में इनको हटा दिया गया। बेक वाटर, लेगून, और जो क्रिक का क्षेत्र है, जो गुजरात और पाकिस्तान की सीमा पे एक क्रिक क्षेत्र है, जिसको लेके पाकिस्तान विवाद करता रहता है, और जो आने वाली जो संभावना है, हो सकता है वहाँ पर एक स्मॉल वॉर भी हो जाए भारत पाकिस्तान के बीच में। इनको हटा दिया गया, हटा दिया गया। यदि यूपीएससी पीटी में प्रश्न आए, यूपीएससी पीटी में एक प्रश्न आए कि भारत के जो आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 में आया था, उसके द्वारा आर्द्रभूमियों में वृद्धि कर दी गई, यानी पहले जो झील वगैरह थी और अन्य क्षेत्र भी शामिल कर दिए गए, जो कि गलत होगा, क्योंकि उसको तुम कमी की गई है। किस किस क्षेत्र की कमी कर दी गई? बेक वाटर की, लेगून की, क्रिक की, इनकी कमी कर दी गई है, तो मतलब इनको हटा दिया गया है, वृद्धि नहीं की गई, हटाया गया है। दूसरा यदि ऑप्शन हो कि भारत के आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 है, उसमें इसका विकेंद्रीकरण किया गया है, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि विकेंद्रीकरण दिया गया है। अब राज्यों को ये व्यवस्था दे दी गई कि वो आर्द्रभूमि की पहचान करके बताएं, यानी इसका विकेंद्रीकरण हुआ है। और इस विकेंद्रीकरण, अब राज्य की पहचान करेगा, राज्यों में पहचान कौन करेगा? इसके लिए राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की स्थापना की गई है, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, SWA, इसकी स्थापना की गई है। और कुछ और इसमें एक और व्यवस्था कर दी गई कि संरक्षण और अधिक हो सके, इसके लिए कुछ क्षेत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी कि वहाँ क्षेत्रों पर अपन जा नहीं सकते। RCZ 1, RCZ 1 क्या है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट टॉपिक जब मैंग्रोव पढ़ेंगे ना, तब मैं बताऊँगा। अच्छा, और कौन कौन सी, एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, अमृत धरोहर के नाम सुना होगा। अमृत धरोहर पहल, ये कब लागू हुई थी? ये बजट 2023 में लागू हुई है। अमृत धरोहर पहल किससे रिलेटेड है? आर्द्रभूमि से। इसमें क्या होता है? इसमें आर्द्रभूमि का स्थानीय जो अर्थव्यवस्था होती है, जैसे किसी क्षेत्र में जो आर्द्रभूमि है, उसको स्थानीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया गया, ताकि वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो उसका संरक्षण कर पाएँ। इसको स्थानीय अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत कर दिया गया, ताकि जो स्थानीय लोग हैं ना, वो आर्द्रभूमि के संरक्षण में भागीदार बन सके और संरक्षण और तेजी से किया जा सके। अच्छा, इसके अमृत धरोहर पहल ना, इसके 4 स्तंभ ध्यान रखना, 4 स्तंभ। यदि आर्द्रभूमि मेंस में प्रश्न आए तो उसके लिए है। पीटी में ऐसे पूछेगा नहीं कि कौन कौन सा, ये तो पर्यटन जोड़ सकते हैं इसमें। दूसरा आजीविका, गांव के लोगों के लिए आजीविका। जो कार्बन का सिंक करती है ना, तीसरा कार्बन। चौथा आवास का संरक्षण। तो अमृत धरोहर पहल किससे रिलेटेड है?
आर्द्र भूमियों से रिलेटेड है। अच्छा, मिशन सहभागिता के बारे में पता है क्या? मिशन सहभागिता ये 2022 में लॉन्च किया गया था। मिशन सहभागिता 2022 में लॉन्च किया गया था। जो अपना लाइफ मिशन है, कोप में जो प्रधानमंत्री ने दिया था लाइफ मिशन, उसके साथ जुड़ा हुआ है ये। इसमें जो आर्द्र भूमि जो आंदोलन है ना, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जो उपाय है उसको जन आंदोलन बना दिया गया। संरक्षण को जन आंदोलन बना दिया गया। देखो, सहभागिता मतलब किसकी सहभागिता? जन की सहभागिता, यानी इसको जन आंदोलन बना दिया गया है। तो अपना आर्द्र भूमि टॉपिक कंप्लीट हुआ। अपन ने क्या क्या देखा है आर्द्र भूमि में। आर्द्र भूमि 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। कुल कितने क्षेत्रफल पर है? ये 18.4 क्षेत्रफल पर है। और 18.4 में से 70% जो क्षेत्र है केवल धान की खेती उगाई जाती है वहाँ पर। इनको पृथ्वी कृण्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल पृथक्करण करती है, मृदा का स्थिरीकरण करती है। आर्द्र भूमि कौन सा क्षेत्र होता है? जलीय और स्थलीय का संक्रमण क्षेत्र, जैसे दलदल हुआ, कच्छ हुआ, पीठभूमि, झीलें, नदियाँ, मैंग्रोव, प्रवाल भितियाँ या मछली तालाब। समुद्र का क्षेत्र भी इसमें शामिल होता है, लेकिन कौन सा? जो ज्वार के समय मैक्सिमम 6 फीट की गहराई तक जाता हो। यदि पूरा कॉमन सेंस है यार, पूरा समुद्र क्षेत्र शामिल कर लिया जाएंगे तो समुद्री 71% क्षेत्रफल है और आर्द्र भूमि 18.4% क्षेत्रफल पर है। इनका महत्व जल शोधन, बाढ़ नियंत्रण, जैव विविधता के लिए कैसे प्रजाति जितनी भी अपने को जैव विविधता के बारे में जितनी प्रजातियों के बारे में अपने को पता है, जितनी भी अपने को ज्ञात प्रजातियां हैं, उसका 40% इन आर्द्र भूमियों में भी निवास करता है। कार्बन सिंक, जो पीठभूमि होती है ना, वो जंगलों से 2 गुना, यानी जो दलदलीय भूमि होती है ना, वो जंगलों से 2 गुना कार्बन का सिंक करती है। यदि जैसे आर्द्र भूमि सूख जाएगी, आर्द्र भूमि मान लो सूख गई, तो उसके नीचे जो कार्बन का भंडार दबा हुआ है, इस आर्द्र भूमि के सूखने के कारण वो वायुमंडल में चला जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी। आजीविका किस तरह से? धान की खेती वगैरह, मछली की झीलें वगैरह। रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? आर्द्र भूमि से। कब लागू होता है? 1975 में। क्या ये बाध्यकारी है सभी देशों पर? नहीं, बाध्यकारी नहीं है। रामसर कन्वेंशन बाध्यकारी नहीं है, तो इसका काम क्या है? ये केवल सतत विकास के लिए ये मतलब ये बताता है कि हाँ, कि जो अपनी आर्द्र भूमियाँ वगैरह हैं उनका सतत विकास करना चाहिए, यानी उपयोग भी करो और उसका संरक्षण भी करो, ताकि अपन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उनको छोड़ सके। तो मतलब जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनका बुद्धिमानीपूर्वक उपयोग करने के बारे में है। जो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड है वो रामसर कन्वेंशन द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें जो संकटग्रस्त आर्द्र भूमियाँ है ना, उनको शामिल करता है। भारत की कितनी संकटग्रस्त आर्द्र भूमियाँ है या जो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में शामिल है? 2 है। पहली केलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो जल की कमी के कारण है, और दूसरी लोकटक झील, जिसमें ह्यूमिडस की अत्यधिक अधिकता के कारण। ध्यान रखना, लोकटक झील है ना, वो सुपोषण की शिकार भी हो रही है। तीसरी जो चिल्का झील, जिसको अब हटा दिया गया है। कब हटा दिया गया? 2002 के अंदर हटा दिया गया था। रामसर स्थल सितंबर 2025 तक 94 रामसर स्थल थे। सभी को याद करने की जरूरत नहीं, याद करने की सभी को जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना, सर्वाधिक तमिलनाडु में और उसके बाद यूपी में है। अपन किस किस को देखेंगे फिर? रामसर का साइट कौन कौन सी देखेंगे? जो पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। और पीटी के लिए इम्पोर्टेंट कौन सी है? जो करंट में या तो करंट में थी या फिर नई जोड़ी गई है। सुंदरवन। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो पीटी के अकॉर्डिंग यदि ऑप्शन में आए तो उनके बारे में अपन मेंशन कर सके। जैसे सुंदरवन के बारे में बताया था मैंने। मैंग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्र यहीं पर है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये टेक्टोनिक गतिविधियों का इनका निर्माण हुआ था। भितरकनिका नेशनल पार्क, यहाँ पर जो मगरमच्छ होते हैं वो अपने प्रजनन करते हैं, यानी अंडे वगैरह देते हैं। कमरताल बिहार में ऑक्सबो झील है। ऑक्सबो झील क्या होती है? जो नदी के विसर्ग के कारण जिसका निर्माण होता है। और रेणुका झील ध्यान रखना सबसे छोटी है। पुलिगढ़ झील, यहाँ पर फ्लेमिंगो पक्षी जो प्रवासी पक्षी होता है वो आता है। हरी आर्द्र भूमि मानव निर्मित है और ब्यास और सतलुज के पास बनी हुई है। ये मानव के द्वारा निर्माण किया गया है इस आर्द्र भूमि का। भारत में संरक्षण के उपाय, तो सबसे पहले भारत में 1985 में एक कानून बना था या कार्यक्रम चालू किया था, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम NWCP, जिसको 2015 में संशोधित कर दिया गया। और
जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना NPCA 2015 आ गई। अच्छा, 2015 में क्या क्या किया गया? जो NWCP है, यानी जो आर्द्र भूमियों के लिए कार्यक्रम था, और NLCP जो झीलों के लिए कार्यक्रम था, उन दोनों को एक करके पूरा जलीय पारितंत्र के लिए संरक्षण के लिए कार्यक्रम आ गया। यानी पहले क्या होता था कि आर्द्र भूमियों का अलग से संरक्षण करिए कोई संस्था, और झीलों का कोई अलग से, लेकिन अब दोनों को एक जगह शामिल कर दिया गया ताकि संसाधनों का बंटवारा कम हो सके। एक नया और कानून था 2017 में, भारत के आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2017। इसमें क्या किया गया? जो आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर जो कानून थे उसका विकेंद्रीकरण कर दिया गया, यानी आर्द्र भूमि का पहचान कौन करेगा? राज्य। इसके लिए राज्यों में एक संस्था बनाई गई, कौन सी? राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण, SWA संस्था, है ना। और इसका जो आर्द्र भूमि के क्षेत्रों में कमी कर दी गई, जैसे बेक वाटर हो गया, लेगुन हो गया, क्रिक हो गया या एस्चुरी होगी, इनको हटा दिया गया। इनको अब आर्द्र भूमियों में नहीं गिना जाता। तो ध्यान रखना, 2017 वाले कानून के तहत आर्द्र भूमि के क्षेत्र में कमी कर दी गई है और विकेंद्रीकरण किया गया। राज्यों को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आर्द्र भूमियों को RCZ 1 के अंदर रखा जाता है। RCZ 1 क्या है, ये मैं मैंग्रोव वाले टॉपिक में बताऊंगा। अमृत धरोहर फैल, ध्यान रखना, मिलान करने के लिए आ सकता है। एक योजना है 2023 में आई थी, मिष्टी, और दूसरा है अमृत धरोहर। मिष्टी किससे रिलेटेड है? वो मैंग्रोव से रिलेटेड है, और अमृत धरोहर आर्द्र भूमियों से रिलेटेड है। इसमें क्या किया कि स्थानीय जो अर्थव्यवस्था के साथ इसको एकीकृत कर दिया गया आर्द्र भूमियों को, यानी अब जो स्थानीय लोग हैं उसका संरक्षण में भी सहयोग करेंगे और उसका उपयोग भी करेंगे, बुद्धिमानीपूर्वक उसका उपयोग करेंगे ताकि उसका संरक्षण सुचारू रूप से बना रह सके। इसके 4 स्तंभ है अमृत धरोहर फैल के, जिसमें पर्यटन, स्थानीय पर्यटन, आजीविका, कार्बन और आवास संरक्षण है। जो प्रजातियों का आवास का संरक्षण किया जाएगा। मिशन सहभागिता क्या है? सहभागिता, नाम से दिख रहा है सहभागिता, जिसमें लोगों के साथ सहभागिता की जाए। तो इसमें क्या किया गया? जो आर्द्र भूमि के संरक्षण को एक जन आंदोलन बना दिया गया है, यानी सभी लोग इसमें आर्द्र भूमि को संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके, इस कारण इसको एक जन आंदोलन बना दिया है। इसके द्वारा मिशन सहभागिता। ओके, ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। अपन नेक्स्ट करेंगे मैंग्रोव। जो कुछ फैक्ट ध्यान रखना है इसके बारे में। ऐसा नहीं है कि इसको डीप में, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़े, करंट के कारण ये अभी न्यूज़ में आ जाते हैं कभी कभी, तो इसलिए ध्यान रखना मैंग्रोव का। मैंग्रोव में एक दो फैक्ट हैं, उनको अपन ध्यान रखेंगे। उसके बाद अपन प्रवाल भित्ति करेंगे। प्रवाल भित्ति करंट के अकॉर्डिंग में इंपॉर्टेंट है, और प्रवाल भित्ति के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो अपन इतना ही पढ़ेंगे कि जो पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है और अपने को समझ में आ जाए। उसके बाद अपन जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण का, जैव विविधता। इससे यूपीएससी पीटी में 1 या 2 या 3% पूछता है। तो ये टॉपिक होगा अपना। चलो, ओके, बाय बाय।